Hindi, but at the same time, at all levels. We welcome it. the students are finding difficult But at the same because time, most of the teachers the are students are Hindi finding speaking difficult teachers. because most of the teachers But the students are finding Hindi difficult to speaking understand teachers. At this primary But level. the students are finding So at difficult least to to certain understand point, at this some primary extent, level. if the So at teachers least are to from the certain regional, point, local some region, extent, then the if the teachers are understanding from the capacity regional, can be local region, increased, then the manifold, understanding from capacity teachers can to be students. increased. So will the government manifold, from be teachers kind to enough students to think So in will this the issue government and recruit be the kind teachers enough from to the think regional in level this at all issue, regions and recruit because the our honorable teachers Prime Minister is from the regional very level much at all proud regions. of our Tamil because our language, honorable Prime Minister and wherever he goes, he talks about very Tirukkural. much proud of But our Tamil unfortunately, language. in And my wherever he state, goes, especially he in talks about Tirunelveli, Tirukkural. we find But local unfortunately, teachers are not from Tamil in Nadu. my state, They are mostly especially from from North Tirunelveli, India, and that we is why find students local are finding teachers are difficult not from to Tamil understand Nadu. the subject. They are mostly from Kindly North consider India, and will and the that is government why be students are kind finding enough to difficult consider to understand the Thank you. subject. Kindly consider and will the government be kind enough to consider this अध्यक्ष request. महोदय। Thank you. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यक्ष जो महोदय, मातृभाषा पर जोर देती राष्ट्रीय है शिक्षा नीति मातृभाषा भारतीय 2020 भाषा पर और जो ये मातृभाषा हमेशा पर से जोर ये हम दिया, सब जोर देते चाहते हैं हैं आदरणीय मातृभाषा प्रधानमंत्री जी भी भारतीय चाहते हैं मातृभाषा और की ये हमेशा से ये बारे हम में सब वो बताते चाहते भी हैं हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी तो चाहते हैं ये मातृभाषा की हम जो देख रहे बारे में हैं वो बताते भी हैं। एनईपी में भी ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम में भी जो देख रहे हैं 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात हम एनईपी में भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात हम दिक्कत न करते हो हैं और उसके तहत समझने में सीखने में दिक्कत बात अगर हम करें तो और उसके तहत संविधान की समवर्ती सूची में आती है कि बात अगर हम करें तो बहुत सारे जो राज्य के विद्यालय हैं वो अपने हिसाब से तो जिसके तहत वो बच्चों को शिक्षा दे वहाँ पे उपस्थित हैं राज्य के विद्यालय हैं वो अपने हिसाब से भाषा में वो बच्चों को शिक्षा दे वहाँ पे उपस्थित हैं वो बच्चों को उनके भाषा में वो सिखाएं। श्री मलुक नागर जी। अध्यक्ष जी थैंक यू। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैंने सदन में कई बार मुद्दा उठाया और हमारा बिजनौर जहाँ से मैं एमपी चाहता हूँ मैंने वहाँ 3 लोग बार मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश हमारा बिजनौर जाती है अधिकारी भी पहुँच जाती है जमीन भी चिन्हित नहीं हुई तो सेंट्रल स्कूल प्रदेश सरकार होगा जाती है अधिकारी साहब कहना चाहता हूँ जमीन भी चिन्हित नहीं हुई बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है जो होगा बाउंड्री है देश कहना चाहता हूँ जो सीमा सरकार पे बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है जो मुसलमान बाउंड्री है देश की वहाँ जो स्कूलों की बहुत कमी है पाकिस्तान क्या बड़ा लड़कियों का जो मुसलमान गुजर है वहाँ स्कूलों की बहुत कमी है कि क्या बड़ा लड़कियों का कोई स्कूल वहाँ खोलने की सरकार की योजना है। चूंकि केंद्रीय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है महोदय ये और जहाँ तक केंद्रीय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया ऐसा कोई और जहाँ तक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुले जाते हैं तो जहाँ जहाँ जो बैकवर्ड कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुले जाते हैं तो जहाँ जहाँ जो बैकवर्ड इससे ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन चूंकि राज्य की विशेष जवाबदेही राज्य की जुड़ा हुआ नहीं सूची में आने की वजह से तो राज्य सरकार इस पर विशेष रूप से हर एक सरकार अपने अपने स्तर से इनिशिएटिव लेती है और नए नए तरीके से चाहे विद्यालय खोलना हो या विद्यालय को अपग्रेड करना हो ये एक सतत प्रक्रिया के तहत वो काम करती है। श्री नामा नागेश्वर राव। थैंक यू स्पीकर साहब। तब विद्या जो है जो बच्चा लोग विलेज लेवल पे जो रहता है वो लोगों के लिए विद्या बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी ऑनरेबल मिनिस्टर ने विद्या का बारे में जो ये गवर्नमेंट जो लिया वो सब बता दिया, बहुत अच्छा बात है। मगर तेलंगाना का जो है ना हम लोग नवोदय विद्यालय पूरा देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक नवोदय विद्यालय देता है। हमारे तेलंगाना के लिए 33 डिस्ट्रिक्ट था। बहुत दफ़ा ये हाउस में हम लोग उठाया है और एक एक डिस्ट्रिक्ट को एक एक नवोदय विद्यालय देने का था मगर टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ जो है ना 9 नवोदय विद्यालय दिया है। बाकी कब तक दे सकता है कि बोलता दिस इज़ द ओनली स्टेट में जो है ना एंटायर कंट्री में ये स्टेट में सिर्फ जो है नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट को एक नहीं दिया है। हम ये बात को मंत्री हम बहुत दफ़ा जो है ना हम लोग पूछा है। अभी हम मंत्री जी से है ना ये क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसे तो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी एक जानकारी माननीय सदस्य को ये मैं देना चाहती हूँ कि ये नवोदय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है और जिसके तहत कई उसके पैरामीटर्स है और उसके तहत वो किए जाते हैं तो निश्चित रूप से फिर उससे संबंधित माननीय सदस्य लाएंगे प्रश्न फिर इसके बारे में हम जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पीवी मिथुन रेड्डी
माननीय मंत्री जी, Sir, an answer is laid on the table of the House. श्री के राम मोहन नायडू, Sir. So for the last 4 years, the state of Andhra Pradesh has been suffering extensively due to financial mismanagement, sir, which is being carried out by the present state government. It has been not been able to pay the salaries of the employees. There is close to zero expenditure being spent on infrastructure like roads. There is mismanagement, diversion of funds which are being sent by the center to the state government, sir. Sir, in this, I want to mention to the Honorable Minister that when there is a financial crisis in the state, number one is the malintention of the state government itself. Number two is when the state government is not able to maintain financial discipline, sir. What I mean by this is there are FRBM limits that are already there. But with the states, due to its own greed, it is borrowing much more than the limits. And when the limits come into the picture, when they are close to the FRBM limits, they are trying to use the state-owned corporations to raise much more money, sir, which is pushing the state into much more debt, but maybe it's not being shown under the FRBM limits. And one such example for the state of Andhra Pradesh, the present government, sir, it has promised that it is going to go, sir, I'll just finish, sir. It has promised that it's going to do liquor ban. And now it is so hypocritical that the AP State Beverages Corporation, which is going to sell liquor, and they are taking funds by issuing bonds through this corporation, sir, and increasing the borrowings of the state. I just want to know through the Honorable Minister, when the state is not following this financial discipline, what is the responsibility of the center to ensure there is proper financial discipline in the state, sir? Thank you. Sir, the Honourable Member referred to the FRBM Act, sir, which is essentially an act which, of course, in centre we do have, and every state has its own FRBM. So, in other words, the FRBM for Andhra Pradesh would be something which the assembly there will be seized of the matter, and per their act, they should take the discussion forward in the House, if anything at all. One. Second, as regards the kind of nudging or suggestion or oversight that we can have is derived from the Article 293 of the Constitution, which periodically we keep doing. I just want to inform the Honourable Member through you, sir, that these are steps which we take. N.K. Premchandan. Sir, thank you very much for giving this opportunity to ask a supplementary on GST. So the GST compensation is a big controversial issue now in the country. Most of the states are complaining and also making a suggestion and memorandum to the Government of India to extend the GST compensation period so that the state will be financially empowered. See, I would like to know from the Honourable Minister, because it has already been the term of paying compensation, GST compensation has already been expired on 30th June 2022. So I would like to know from the Honourable Minister, if it is continuing, it is an anticipatory question I would like to know academically from the Honourable Minister, if it continues, that if the GST compensation payable to the states continues even after June 2022 at the present stage, how many states are eligible for getting GST compensation as per the statistical data available with the government? Because so many allegations are coming that since the GST compensation is not being paid, the states are in big financial trouble, and the stress is because of the GST compensation is not being paid. So I would like to know from the Honourable Minister regarding this. And also, Madam may be remembering that the last session, the same question was put regarding the IGST also. The integrated GST also not being paid to the state because they have not submitted the proper records, and the Honourable Minister has directed me to discuss with the state government and let them supply all the documents regarding it. I hope that the state government has already mentioned all the documents have already been submitted, whether the payment has duly been given. These are the two supplements. Thank you very much, sir. So the Honourable Member has raised quite a lot of issues in his questions, and if you allow me, I would like to answer each one of them. Sir, the GST law and the one specifically on the compensation, as the Honourable Member rightly pointed out, expired as of 30th June, meaning giving compensation to fill the gap between that assumed income and shortfall has come to an end as of 30th June 2022.
The council subsequently, because all of us underwent the COVID pandemic, when we didn't have revenues at all, we had to borrow money and keep giving the compensation. That borrowed money has to be serviced and to be returned. So, under the GST Act, which provided for the compensation, because it is the compensation which will have to be paid back to the states for the period which was covered by that act, and that had to be borrowed, and now the borrowing will have to be paid. With the advice of the Attorney General of India, the Council took a decision to extend collecting compensation cess till such a time just that borrowed money and the interest that has to be paid to it are repaid. So 30th June 2022, paying of compensation per se has come to an end. The Act allows us to extend collecting the compensation cess for paying the compensation till 2026 March only on account of repaying the principal and servicing the interest for that amount for the borrowing that was done. And that borrowing was done purely for giving the compensation during that period ending 30 June 2022. So the compensation cess is getting collected now beyond 2022 only for that point and nothing else. And that technically will have to come to an end by 30th March 2026. Hopefully we'll be able to pay it back even earlier. Any extension of paying compensation beyond the amount which is being borrowed is not envisaged in the Act. And the GST Council has had several discussions on this. It is not envisaged in the Act to extend the compensation cess collection beyond 30th June 2022. That extension which I explained, which is going on till 26, is only as regards borrowed money which has to be paid back. That borrowing was purely for paying the compensation. So that is the true position, one. Second, compensation cess not being paid. I've explained this a lot of times. I'm seeking your indulgence so that I can explain it again. 30th June 2022 was the last date when we started collecting, when we kept collecting the cess, and with the cess collected, we are paying for the states. Paying for the states, the compensation happens every time the state produces with the AG's certificate saying this is the compensation due to us, please pay it. The moment that comes in with the AG's certificate, we pay it. Honorable Member N.K. Premchandran comes from Kerala. I would like to give him the factual position as of now. Kerala has, AG's certificate has been received from Kerala 4 years, except for 22-23 first quarter. 22-23 first quarter, Kerala has not sent the AG's certificate as yet. Any payment will be processed now that the AG's certificate has been received. And that is the principle on which compensation cess is being given to every state. Every other state has probably given, except for Nagaland, which has not given AG's certificate for any year beginning 2017-18. Sikkim has not given for 3 years, West Bengal has not given for 4 years, and so on. It varies, the position varies. So the moment the claim comes along with an AG certificate, we release the compensation amount. We are not holding back compensation amount for any other reason except if AG certificate has not reached us. अजय रंजन जी, ऐसे तो डिटेल में जवाब दे दिया माननीय मंत्री जी ने. Madam, so the devolution of taxes, including GST, everything has been prescribed by our constitutions, and it is a constitutional mandate which is to be abided by you. But madam, don't take it otherwise. There is a general perception being grown across the nation that non-BJP ruled states are being deprived from having their legitimate due.
The latest example is Karnataka, where the entire ministry has been agitating against the indiscriminate and arbitrary attitude of your administrations. They are alleging that they are being famished by sheer discrimination being played from your ministry. I would like to know whether state government of Karnataka has been deprived from obtaining their legitimate due, because few months ago the situation was not there. That time everything was going hunky-dory. But after the new installation of government, because the non-BJP government has been assumed there, since then the trouble has been started on. What is the reason behind this kind of deprivation? Tamil Nadu was? Sir, devolution to the states, this is beyond, of course, this question, sir, but still, because it's an important question on which the leader of the opposition is asking a question, I would certainly respond. Devolution to the states happens in the direct tax matters as per the recommendation given by the Finance Commission. The GST, particularly SGST, the state GST, goes 100% to the states. No one can do anything with it. It has automatic provision that 100% collected by the states will be with them. I repeat, 100% is with them. IGST is collected because it involves a lot of interstate payments. It is periodically reviewed also by the GST Council. It is because states should get the money in their hand, roughly, grossly, 50% is divided, and then periodically it is readjusted to actuals. So if a state were to get 41 and not 50, adjustment happens. If a state were to get 52, adjustment happens. So every now and then, when money gets accumulated under the IGST, it is divided grossly at 50-50 to all states and gets reconciled over the time according to the data that comes up. The CGST is divided as per the advice, 42% goes of the Finance Commission. So if this is direct tax, GST, sir, direct taxation is completely determined by the proportions decided and suggested and accepted and implemented by the central government. Now, of course, some states, and this rate fixation is nothing to do with the government of India. Rate fixation as to how much should go to a state is done by the Finance Commission. And does the Finance Commission sit in one place and take a call on it? No. It goes all over, meets with every state government, talks to them, and only then submits the report. I want to humbly submit before you so that Adirji, please understand, I don't have the right to change as per my whims and fancies, that I like a state or this state is against my party politics and therefore, no way. I have no role. In fact, I would have to follow it 100%. And that's what I've done in my term here. And that's what every finance minister does in their term. Finance Commission giving recommendation, that which I have to implement, it is done without any kind of fear or favor or anything like that. So this apprehension that some states are being discriminated against is a politically vitiated narrative which, I'm sorry to say, vested interests are happy to go about saying it. There's just not a possibility that any finance minister can intervene to say, I don't like this state, stop the payment. No way. It cannot happen that way. The systems are well placed that the recommendations of the Finance Commission for every month's devolution will have to happen. But now that Adirji himself has said, politically you're doing this, I want to also say, and I want to. All right, let me answer your first question and also join you on your second
additional point. Sir, Adhir Ranjan ji saying in this first place only said 6 months. Till 6 months it was all hunky-dory. Now it's not. Can I, seeking your indulgence, say, till 6 months if it was hunky-dory, what's going wrong now? Have you started spending on items which you were not supposed to spend? I'm not even questioning that. Do spend it. But don't put the blame on me. Don't put the blame on the center because it goes by the rule book. It has to give it, it will give it. If the expenditure are going into areas which cannot be sustained by your budget, I'm not answerable for that. So, Adhir ji, I'm sorry, till 6 months ago, which government was there, it's not my role now to talk. Hunky-dory it was. No, it's not. Introspect, please. You're saying that. I didn't say that. You're saying that. Sir, therefore, Adhir ji, I respect him. I give him detailed answer. But if there is an insinuation that it's because me holding money here, I'm sorry. When the Finance Commission comes, please tell your needs. Please tell your requirements. Please tell your status. And let the Finance Commission fix it. It's a constitutional body. Sir? Okay. Finance Commission is now... Oh, 1 minute. Please. Oh, surely. I'll certainly sit with the Karnataka Minister, Deputy Chief Minister, Honorable D.K. Shivkumar ji came and met me. He told me about the difficulties. I've heard him. I've given him the matter-of-fact answer. It's not as if I don't want to meet state authorities, state ministers. I can't do as long as the Finance Commission doesn't tell me to do. Constitutionally, unless the Finance Commission tells me to do something, I cannot. I don't have the discretion. Adhir ji, please don't imagine that I have a discretion to play around with Finance Commission's recommendations. Please talk to the Finance Commission. I'm not talking about generosity. Sir, I'm talking about Finance Commission's recommendation, which I follow to the last word. I'm not talking about anybody's generosity. So, let us please talk on the terms. Finance Commission gives me a recommendation, I follow it. Now suddenly Adhir ji says, meet up the state. I've met up the state. I'm not doing anything is the next allegation. I can't do anything is my answer. No, why don't you meet them? I've met them. But you're not doing anything. I can't. Question number 23. Question number 23 थी उमेश जाधव जी. Question number 23, sir. माननीय सदस्य. Sir, I have received the reply. Reply में ये कहा गया है कि Ministry of Tribal Affairs has not received proposal for inclusion of specifically Gond Kurba community in ST list of Karnataka. Sir, my question was probably not understood properly, or I would have not asked properly. Sir, Karnataka government has recommended, sir, in Karnataka, Gulbarga, Yadgir and Bidar, Kurba is Gonda, Gonda is Kurba. These are synonymous terminology. Karnataka government has recommended 4 times for the inclusion of these community in ST. So I am giving the references. The government of Karnataka has sent the cabinet approved note to the central government on 25/12/1996 and 10/2/1997 with regard to the district of Bidar, undivided Gulbarga, for the considering the tribes by the name Kuruba has synonymous of Gonda, scheduled tribe for these districts. In this regard, the Ministry of Tribal Affairs, Government of India, vide its letter dated 21/4/1997, requested Government of Karnataka, Department of Social Welfare to send the ethnographic report on Gonda Kurba of these districts. The Tribal Research Institute of Government of Karnataka conducted an ethnographical survey study on Gonda Kurba and submitted its report to the Government of Karnataka. The report approved in the state cabinet on 3/3/2014 and recommended to the central government on the 4/3/2012 for consideration.
Again, the Secretary of Government Social Welfare Bengaluru also submitted TRI communities' views on the report of the Karnataka Ministry of Tribals Affairs, Government of India on 5/9/2014, 12/5/2017, 18/5/2018, 31/5/2020 for further necessary action. However, ORGI, without getting into merits of the ethnographic report and considering the irrelevant literature, has raised queries with the Ministry of Tribal Affairs. Same has been taken up with the Government of Karnataka. Government of Karnataka has addressed all the queries and recommended again for consideration. ORGI again asked additional information from ethnographers. Comments of ORGI and justification of ethnographic report to include the term Kurba has synonymous Gonda Shell tribe in Bidar, Kalburgi and Honorable Yadgir member, district, Karnataka please. submitted, sir. Sir, this is very burning and serious issue, sir. Recently, 2 days back, एक हमारे गुलबर्ग के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो साइकिल टायर ट्यूब पंक्चर करता है, उसकी बेटी मेरिट में आकर शी वॉज एम्प्लॉयड, उनका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया सर, उसको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और वो ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक. Day to day these things are happening, sir. I sincerely request Gonda and Kurba are same in only 3 districts. Population भी ज़्यादा नहीं है हमारे पास सर, बहुत कम population है. कलबुर्गी, बीदर एंड यादगिर में कुर्बा गोंडा कुर्बा इनको धनगर भी बोला जाता है सर. इनको कंसिडर करने के लिए मैं सिंसियरली आपके जरिए मैं हमारे अर्जुन मुंडा जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. और हम बहुत बार डेलीगेशन गए सर, एक बार नहीं कम से कम 50 बार उनके पास गए सर. हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं सर, माननीय मंत्री जी, बहुत गरीब पिछड़े हुए लोग हैं, इनके लिए मदद करना है सर. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार उनको उत्तर दिया गया है. उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें उन्होंने कहा है कि गोंड कुर्बा से संबंधित प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव कुर्बा से संबंधित है और 2 प्रस्ताव है. उसमें एक है कुर्बा समुदाय को जिसका क्षेत्र विस्तार करने के संबंध में, और दूसरा है कि कुर्बा को गोंड के पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिमस वर्ड के रूप में सम्मिलित करना. इस मामले में जो पत्राचार हुए हैं उसके बारे में माननीय सदस्य ने खुद बताया है, क्योंकि इसके एक मोडालिटीज़ है, एक पूरे किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूलिंग करने के लिए जो भारत सरकार ने मानक तय किया है, उन मानकों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार के रिपोर्ट आने के बाद में जांच होती है. और जिस स्तर पर ऐसे विषय आते हैं जिसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो उस स्तर से पुनः मंत्रालय के माध्यम से वहाँ भेजी जाती है. तो ये जिस वर्ग के बारे में कह रहे हैं, इनके बारे में पहले आरजीआई ने जो रिपोर्ट दिया है वो खुद मंत्री माननीय सदस्य इससे अवगत है. और अभी ये कुछ स्तरों पर विचाराधीन है, जिसकी सूचना अभी तक मंत्रालय को नहीं मिला है. आगे जब मिलेगा तो उसका सूचना हम माननीय सदस्य को अवश्य उपलब्ध करा देंगे. सर और एक सर, हमारे पास कोली कब्बली के बारे में भी हमने बहुत बार ये मैटर रेज किया है सर. माय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू ऑनरेबल इज इन कर्नाटक कोली कब्बलिका and its synonyms are recommended by the state government for Karnataka for inclusion in ST list of Karnataka. Currently it is in RGI for evaluation. Sir, currently some communities like Tokre Koli, Dhor Koli, Koya, Kolcha, Kolga, Raj Koya, Bin Koya are included in the ST list of Karnataka. But the remaining leftover from the Tokre Koli, Koya, Dhor Koli, that is Koli and Kabbalga, are necessary to include in the list of ST at the earliest. It is my once again sincere request. Minister should sympathetically consider and take decision early, sir. Thank you. अध्यक्ष महोदय, कई राज्यों के ऐसे बहुत सारे मामले मंत्रालय के विचाराधीन और उससे संबंधित विभिन्न स्तरों पर
सारे लोगों के कमेंट्स के लिए आते हैं। उसमें जो कहा है वो अंडर प्रोसेस विभिन्न स्तरों पर है। कर्नाटका के मामला में गंगा माता का है, हनुमत्था का है, जैसे कोली का उन्होंने कहा, उसी तरीके से कंडुवडियान का है, मलयाली का है, कई ऐसे समूहों का है जो विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है। ये ऐसे मामले हैं जिस मामले को जो प्रावधान है उसके अनुसार देखे बिना नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसकी औपचारिकता के जो मापदंड है उसके बारे में लगातार चर्चा हुई है और 2000 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके अनुसार इसको देखना बहुत आवश्यक है। श्री फ्रांसिसो सर्दिना। There are 3 communities in Goa, Velip, Gowda and Kundi, which are included in scheduled tribe. There is a permanent request from government of Goa to include Dangar community, which is much more backward than these 3 communities who are included in the list. So please, I would request the government and the minister to please consider this and include this Dangar community in the scheduled tribe list. प्रश्न से संबंधित इसलिए नहीं है कि कम्युनिटी के कई राज्यों से संबंधित है, लेकिन इसके अद्यतन स्थिति से माननीय सदस्य को मैं अवगत करा दूं। श्रीमती सुप्रिया सुले। जिस राज्य से मैं आती हूँ, महाराष्ट्र में, मराठा, धनगर और लिंगायत और मुस्लिम समाज का आरक्षण की आंदोलन सब जगह चल रहे हैं और धनगर समाज का आरक्षण को प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने भेजा था। पिछली बार भी सर मंत्री जी ने उसके बारे में भी जवाब दिया था और उनके पहले दूसरे जवाब में उन्होंने ऐसे कहा कि बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं राज्य से, लेकिन उस पर कमीशन लगता है, तो कुछ टाइम बाउंड मैनर या कुछ जवाब हाँ या ना में मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज को मिलेगा, हाँ या ना? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि ये चारों वो देना चाहती है, तब वो दिल्ली कागज आए कि नहीं और निर्णय कब होगा? थैंक यू सर। जहाँ तक धनगर समाज के विषय में है, क्योंकि माननीय सदस्य को इस बात से बहुत अधिक वो स्वयं अवगत है कि इन मामले में राज्य ने एक बार बहुत पहले प्रस्ताव भेजा था, उसके बाद प्रस्ताव वापस ले लिया। अब प्रस्ताव जब राज्य सरकार के पास है तो केंद्र के पास विषय विचार के लिए कैसे हो सकता है? तो क्योंकि यह राज्यों की सूची बनती है और राज्य के अनुशंसा के आलोक में बाकी कार्रवाई प्रारंभ होती है। श्री निशिकांत दुबे जी। बात सभापति महोदय 2014 में एक कमेटी बनी, ऋषिकेश पांडा कमेटी, और उसने सारे लोग जो आरजीआई, राज्य सरकार, SC/ST कमीशन, उन सबों के मेंबर उसके सदस्य थे और उसने एक रिकमेंडेशन किया कि कई एक ऐसी जातियां हैं जो कि ट्राइबल थीं और किसी कारणवश भूलवश जो है वो छूट गई। उसमें से 2 जाति हमारे यहाँ है झारखंड में, खेतौड़ी और घटवाल। जब माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उन्होंने खुद ही 2 बार इस प्रपोजल को भेजा है। संयोग बढ़िया है कि ऋषिकेश पांडा कमेटी की भी रिपोर्ट मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई। ये खुद मंत्री हैं। क्या वो दोनों जातियां जो किसी भूलवश छूट गई, और ऋषिकेश पांडा कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उसमें बिना किसी नियम कानून के उस कमेटी के आधार पर आप उसको ST का स्टेटस दे दीजिए, उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि उसका जवाब यही आएगा कि राज्य सरकार ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पांडा कमेटी के आलोक में क्या उसको ST का स्टेटस हम दे सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि जो राज्य सरकार के एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर आई गई रिपोर्ट पर जनजातीय मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर, क्योंकि सबसे पहले RGI के बाद
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स और उसके बाद कई मंत्रालयों से विचार विमर्श करते हुए मंत्री परिषद में लेकर के आती है। यह एक विधि निर्धारित की गई है, प्रावधान किया गया है। अब पंडा कमेटी एक गठित हुई थी, जिस पंडा कमेटी के माध्यम से ये बताया गया, जिस तरीके से लोकूर कमेटी 1962 में बनी थी, उसी तरीके से एक पंडा कमेटी बनी थी जिन्होंने कुछ चीज़ों को सामने लेकर के आया था। लेकिन जब इस पर विचार हुआ तो यह हुआ कि जो हमारी विधि निर्धारित की गई है, जो गाइडलाइंस बनाई गई, उस गाइडलाइंस के आधार पर ही, अन्यथा कई कमेटी इस तरह की बनेगी और उस कमेटी के माध्यम से शेड्यूलिंग का, क्योंकि आर्टिकल 342 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसके मापदंड को इस तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि वो किसी कमीशन के माध्यम से आए रिपोर्ट के माध्यम से शेड्यूलिंग का कार्य करे, बल्कि इसके जो विभिन्न स्टेजेस है उसके आधार पर ही इसको लाना चाहिए। तो उसको पूरा करने के लिए फिर राज्यों को भेजा गया। जहाँ तक घटवार और खेतौरी की बात है, घटवार और खेतौरी का इसके पहले कई स्मारित किया गया है और लगातार पूछा गया है, लेकिन राज्य के तरफ से अभी तक इस मामले पे कोई उत्तर मंत्रालय को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 श्री के सुब्बा नारायण। नंबर 24 माननीय मंत्री जी। Honorable member, I have two supplementary questions, sir. One is whether there any borrowing limit fixed to the state and center. If so, the details thereof. Another one is whether any state government requested for allowing them to borrow beyond the limit in cases emergency. If so, the details, sir. उधारी का संबंध है। सभी राज्य सरकारें अपना FRBM एक्ट बनाती हैं और उसके तहत उधारी लेने का काम वो करती हैं और भारत सरकार से उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। केवल भारत सरकार इतना ध्यान रखती है कि जो FRBM का एक्ट है उसके ज़्यादा अगर लेता है तो भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि किसी प्रदेश ने मांग किया है, प्रदेश मांग करती रहती है, लेकिन जो भारत सरकार FRBM एक्ट है उसके तहत भारत सरकार प्रदेशों को अनुमति देती रहती है। डॉक्टर शौकत राय। Sir, the minister has given a detailed reply, but the fact is that due to high level of debt of the government, the industry, the investment came down. It was as high as 38-39% of the GDP. It came down to 32% of GDP in 22-23. The reply states that overall investment rate in economy consolidated at 29.2% in 22-23 and has improved to 29.8%. So obviously the minister in the reply has stated that this was due to one, pandemic and low revenue collection, and two, the NPAs in the bank which the government is trying to set right. May I ask from the Honourable Minister as to when, in the government's estimate, investment rate will go up to
9% as it happened to 2011-12? And what are the further steps being taken by the government in this regard? Investment rate is very low, and all the government's tall talk has not resulted in investment going up. माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक निवेश का सवाल है उसका विस्तार से उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। लेकिन अगर देखें, जो हमने उत्तर में भी बताया है कि इधर जो भारत सरकार ने तमाम सुधार किए हैं, चाहे वो IBC कोड का हम लोगों ने लाया, चाहे GST को लेकर के आए, और भारी मात्रा में जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, उसको अगर देखें तो लगातार निवेश में कोविड के बाद में जो कोविड के समय जो घटोतरी हुई थी, आज निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और निश्चित तौर से जो 2011 का लक्ष्य है बहुत जल्दी हम प्राप्त कर लेंगे। श्री A. Arif. Thank you, Speaker, sir. Honorable Finance Minister, stating in her reply about the CapEx loan, which is the industry loan for 50 years, I would like to know, in this regard, will include this loan allowing is borrowing limit of the states prescribed by the Finance Commission or FRBM Act. I request you to exempt the CapEx loan from the borrowing limits of the state. Honorable Finance Minister is well know about the financial constraints of the states after the GST Act. I have a simple and important doubt about regarding the GST Act. Honorable Finance Minister is replying. We cannot amend the GST Act. If you have any interest to support the states, you can amend the GST Act. Come before the amendments. We will support you. So, I request to Honorable Finance Minister, consider the request to exempt the borrowing limit of the state for the CapEx loan. माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक GST के में संशोधन करने का सवाल है, GST की अपनी एक संवैधानिक व्यवस्था काउंसिल है, उसका निर्णय कहीं ना कहीं GST काउंसिल ही लेती है। जहाँ तक कैपेक्स बढ़ाने का सवाल है, अगर देखें कि भारत सरकार ने कोविड के समय भी, जब हमारा सेस कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, टैक्स कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, उस समय भी भारत सरकार ने बैक टू बैक लोन लेकर सरकारों की मदद करने का कार्य किया है। और अगर आप देखें तो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार का अपना कोई क्षेत्र नहीं है। उन सारी योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं सभी प्रदेशों में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, श्रीमती पूनम महाजन। पटल पर दिया गया है। राम शिरोमणि वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती, जो कि साक्षरता दर के मामले में देश में सबसे पिछड़े जिलों में आता है, यहाँ सामान्य और उच्च शिक्षा के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार ने देश के पिछड़े और आकांक्षी जिलों में उच्च शिक्षा में सुधार और उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की कोई योजना बनाई है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दौरान सारे देश में सभी स्तर के शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जब उच्च शिक्षा क्षेत्रों के बात हम कहेंगे तो इसमें पीएम ऊषा जो पहले हम रूषा नाम से चलते, रूषा 1, रूषा 2, अभी 2023 जून में पीएम ऊषा हमने लॉन्च किया और इसमें सभी राज्यों ने मूव किया, लेकिन 5 राज्यों जो है बिहार, दिल्ली, ओडिशा, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्यों इससे नहीं जुड़ा है। उनको क्या मालूम नहीं शिक्षा की ज़रूरत है क्या नहीं। तो इसमें जो फोकस है जो एनबी को द्वारा, और फोकस डिस्ट्रिक्ट भी है। फोकस डिस्ट्रिक्ट वो हमारे जो स्टेट्स वही चयन करते हैं, और इसके साथ साथ जब सारे एक्सेस, इक्विटी और जो उसको एक्सेलेंस, उसको बारे में भी आगे चले, इसके बारे में चर्चा करके स्टेट के द्वारा प्रपोजल भेजते हैं।
और जैसे फ्लेक्सिबिलिटी पूरा स्टेट ही रहेगा, रैशनलाइज्ड स्टेट भी कर सकता है यूनिट ऑफ कॉस्ट, और इसके साथ साथ कोई हार्ड कंपोनेंट और सॉफ्ट कंपोनेंट के बारे में अलग से कुछ नहीं किया, हम सारे इसके लिए कर रहे हैं। श्री संजय सेठ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानकारी चाहते हैं कि पीएम रूसा स्कीम में हमारे राज्य झारखंड में उस कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं, और हमारे रांची में खिलाड़ी में कोई सेंट्रल स्कूल खोलने की कोई व्यवस्था है क्या, और रांची जिले में कोई केंद्रीय विद्यालय और खोलने की जानकारी है क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे हैं। तो हमारे वहाँ झारखंड में पीएम रूसा में भी जो अच्छे काम भी हुआ था, उसमें 2018-19 में 27 प्रोजेक्ट हुआ, 27 यूनिट, 27 यूनिट्स, और 2019-20 में 9 प्रोजेक्ट्स हुआ। और इसके साथ साथ जो पीएम ऊषा नया चयनित हुआ, पीएम ऊषा 2023 जून में लॉन्च हुआ, इसमें भी झारखंड में 12 डिस्ट्रिक्ट चयनित हुआ। ये 12 डिस्ट्रिक्ट में है चातरा, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खुंती, लातेहार, पालामऊ, साहेबगंज, सिमदेगा और वेस्ट सिंहभूम। ये सारे जगह में हमारे जितने सारे व्यवस्था है, जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च ऑन यूनिवर्सिटीज, grants to strengthen universities, grants to strengthen colleges, new model colleges, and gender inclusion के लिए भी जो एक भी हम करते हैं। और इसके साथ साथ जो गिरिडीह में जो हुआ, इसमें गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल, उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय एक भी हुआ, केंद्रीय विद्यालय भी एक है, और मद्रासा रिकॉग्नाइज्ड, मद्रासा अनरिकॉग्नाइज्ड भी है 13, और इसके साथ साथ जो 95 प्राइवेट अनएडेड स्कूल वो भी हुआ। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2, राव इंद्रजीत सिंह जी। Speaker, sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in today's list of business. आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 5, श्री पंकज चौधरी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 5 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी। With your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in today's list of business. आइटम नंबर 7, श्री रामेश्वर तेली जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज के कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 7 पर वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूँ।
आइटम नंबर 8 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 9 डॉक्टर सुभाष सरकार जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यावली की सूची के क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10 डॉक्टर भागवत कराड़ जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 10 in the list of business for today. Thank you, sir. आइटम नंबर 10A श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से मैं व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। पेट्रोलियम क्रूड के उत्पाद पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 1700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर रुपये 3200 मीट्रिक टन करने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2022 की अधिसूचना क्रमांक 18/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क को संशोधित करने के लिए दिनांक 2 फरवरी 2024 की अधिसूचना संख्या 5/2024 केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आइटम नंबर 11 श्री हरीश द्विवेदी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 11 पर यथा सूचीबद्ध याचिका समिति का 62वां, 63वां, 64वां, 65वां एवं 66वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 12 श्री राम शिरोमणि वर्मा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 12 पर मेरे नाम के समक्ष तथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 12वीं बैठक कार्यवाही सारांश हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 13 श्री पी चौधरी जी। सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला विषय पर विदेशी मामलों संबंधी समिति 70वीं लोकसभा का 28वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 14 श्री प्रहलाद जोशी जी। महोदय, मैं कार्यमंत्रण समिति का 48वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न है कि ये सभा 2 फरवरी 2024 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 48वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। आइटम नंबर 15 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 49th report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on functioning of the Directorate of Training pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Thank you, sir. आइटम नंबर 15 जी, क्या कंफ्यूजन हुआ? 15 नंबर 15 जी। Honorable Chairperson, अर्जुन मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, on behalf of my colleague Ajay Bhatt, I want to make the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 33 first report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 320th report of the Committee on the Development of Tourism Infrastructure in the country pertaining to the Ministry of Tourism. The status of the implementation of the recommendations contained in the 338th report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 318th report of the Committee on the demand for grants
2223 pertaining to the Ministry of Tourism. Thank you. आइटम नंबर 17 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, I rise to present a statement in Hindi and English of estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 24-25. आइटम नंबर 18 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, I rise to present a statement Hindi and English versions showing the supplementary demands for grants in respect of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 23-24. आइटम नंबर 19 अगेन जी श्रीमती निर्मला Sir, सीतारमण I जी। rise to present a statement Hindi and English showing supplementary demands for grants second batch for 23 and 24. आइटम नंबर 20 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Speaker sir, I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Speaker sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 20A श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 का 9, जम्मू कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 का 20 तथा जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 का 21 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूँ। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने विषयों के अनुमोदित पाठों को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। आइटम नंबर 22 राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री श्रीरंग अप्पा बारने जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी पार्टी शिवसेना के ओर से धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात रख रहा हूँ। महोदय, 31 जनवरी 2024 को नए संसद भवन में महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण हुआ और इस अभिभाषण के माध्यम से देश में राष्ट्रपति का मार्गदर्शन मिला। महोदय, जब नए संसद भवन में संसद का पहला सत्र शुरू हुआ, उसमें देश के महिलाओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बनाया और लोकसभा तथा देश के विधान सभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण प्रदान कर नए युग का आरंभ किया गया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, 16वीं और 17वीं लोकसभा में जब से देश में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी है, देश हर कदम प्रगति और बढ़ाए। इस सरकार के द्वारा देश हित में किए गए निर्णय के लिए देश से जन तक इसका लाभ मिला है। महोदय, नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली और उसी दिन से मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार के 10 साल आम जनता को समर्पित रहे। इन 10 सालों में केंद्र सरकार और ऐसी जन कल्याणकारी योजना के लेकर आई जन धन योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, करोड़ों लोगों को जीवन में परिवर्तन देखने को मिला। देश के इस बड़े वर्ग को इन योजना का लाभ मिला है। माननीय
अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष हमारे संविधान के लागू होने का 75वां वर्ष है, जबकि अभी हम आज़ादी का 75वां वर्ष मनाकर अमृत महोत्सव मना रहे और इस 75 वर्ष के देश में कई उतार चढ़ाव देखे आज हम विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति के और जल्दी ही हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। साथ ही साथ पिछले 10 वर्षों व्यवस्था बनाए रखें। हमारे देश का निर्यात 450 बिलियन डॉलर के से बढ़कर 775 बिलियन डॉलर से अधिक हुआ है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और उसके कुशल नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, इस सरकार से देश के नागरिकों को बहुत आशाएं, जबकि सरकारी जनता की आशाओं को आकांक्षाओं को पर खरी उतरी है। आज देश में हर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। हर गांव देहात में इंटरनेट और मोबाइल सुविधा का विकास हुआ है। जन तक सरकारी सुविधा और योजना का लाभ पहुंचाए। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य सभी को घर उपलब्ध कराना है। इसी के तरह प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया है और देश में बेघर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों और गांवों में घर प्रदान कराए। सरकार के पिछले 10 वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धिता के कर रही है। बड़े पैमाने पर मिशन मोड पर नौकरियां सरकार द्वारा दी गई है। महोदय, देश में नए संसद भवन के निर्माण के साथ ही साथ भारत मंडपम और यशो भूमि का निर्माण कर देश को नया आयाम और ऊर्जा प्राप्त हुई है। देश के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है। महोदय, देश ने 9-10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और जिस 20 सम्मेलन में दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इस सम्मेलन की कामयाबी और श्रेय मोदी जी को जाता है और इस G20 सम्मेलन के बाद हमारे देश भारत की छवि दुनिया भर की में मजबूत हुई है। महोदय, भगवान राम हम सबसे दिलों में बसते और एक लंबे समय तक देशवासियों की मांग थी कि भगवान राम का मंदिर बन जाए। आज अनेक वर्षों की प्रतीक्षाता के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी को राम लल्ला में भवन में विराजमान हुए। महोदय, सरकार में 3 तलाक के कुरीति को हमेशा के लिए खत्म किया है। मकसद में 22 जुलाई 2019 को लोकसभा में 3 तलाक बिल पास किया है। यह बिल 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में भी पास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस निर्णय से करोड़ों मुस्लिमों महिलाओं की जीत और महिला शक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचा है। महोदय, 23 अगस्त 2023 को जब देश में भारत का मिशन चंद्रयान 3 जब चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा तो हमारे देश चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बना है। इस मिशन की सफलता और श्रेय भारत के सभी वैज्ञानिकों को जाता है। मोदी सरकार को भी इस इतिहास का पूरा श्रेय जाता है। महोदय, देश में वन रैंक वन पेंशन की मांग लंबे समय तक चली थी, लेकिन पुरानी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये गंभीरता से बात ली और वन रैंक वन पेंशन की लंबी चली मांग को पूरा किया है। महोदय, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त किया है। जम्मू कश्मीर को भी 2 भागों में बांटकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और एक विपक्ष के विरोध के बाद भी यह सफलता ऐतिहासिक बन रही है। इससे सरकार के कठोर निर्णय लेने जाने की क्षमता पता चला है।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लाखों किसानों को मिला है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिला है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। योजना के तहत ऐसे किसानों के परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये रुपये 4-4 महीने के अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपये की रुपये में किसानों को के खाते में भेजे जा रहे हैं। इस योजना का लाभ लाखों गरीब किसानों को मिला है। आयुष्मान भारत योजना के गरीबों के लिए जीवदान साबित हो रही है। इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष फ्री बीमा सुविधा दी जा रही। इसके साथ ही सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम माना जा रहा है। इस योजना को 2018 में लॉन्च किया था। इस योजना के कारण करोड़ों लोगों की अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल रही। सरकार की इस योजना की कई अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भी तारीफ की है। इस योजना के जरिए लाखों गरीब लोगों का बैंक अकाउंट 0 बैलेंस पर खुलवाया गया है। इन जन धन योजना के तहत खोले गए खातों पर बैंक किसी भी प्रकार की सर्विस चार्ज नहीं लगाती है। इन खातों को खुलाने का एक लाभ ये है कि जब अब सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना का लाभ सीधे जन धन खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति जी के भाषण का समर्थन मैं करता हूं और मेरी बात मैं खत्म करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय श्री सत्यपाल सिंह जी। श्री सत्य